गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप विगत कई दिनों से पढ़ रहे हैं मोहन राकेश जी का आधे अधूरे नाटक। उस आधे अधूरे नाटक में हम महेंद्र नाथ जी के चरित्र चित्रण के विषय में पढ़ चुके हैं, सावित्री के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, जुनेजा के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब उसका एक मूल पात्र और रह जाता है बिन्नी। आज हम अध्ययन करेंगे बिन्नी का चरित्र चित्रण। आधे अधूरे नाटक में बिन्नी का क्या रोल होता है, बिन्नी अपनी नाटक में क्या भूमिका निभाती है, उसके विषय में बताया गया है। बिन्नी आधे अधूरे नाटक में बिन्नी सबसे बड़ी लड़की है और एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बिन्नी महेंद्रनाथ और सावित्री जी की बड़ी बेटी है और अशोक की बड़ी बहन है। नाटककार ने बिन्नी का परिचय इस प्रकार दिया है कि उसकी उम्र 20 वर्ष है, 20 से ज़्यादा नहीं है। भावों में, उसके विचारों में संघर्ष है, उतावलापन है और अवसाद है। वो निरंतर उतावली रहती है, संघर्षशील भी है और निर्णय लेने में सक्षम भी नहीं है। कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़कपन पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव ला देता है। कहने का मतलब कि जब उम्र से बढ़कर उसके अंदर बड़कपन, अभी 20 साल की है लेकिन उससे बड़ा बड़कपन उसके अंदर आ गया है, तो पूरे जो परिवार है उसमें एक बिखराव जैसा आ गया है। बिन्नी अपनी माँ से प्रेम करती है, लेकिन बिन्नी की माँ एक मनोज नाम के व्यक्ति से प्रेम करती है। जब मनोज नाम का व्यक्ति सावित्री के घर आता है तो वो सावित्री से प्रेम करता है, लेकिन सावित्री को इग्नोर करते हुए वो किससे प्रेम करने लगा है? बिन्नी से प्रेम करने लगा। और एक दिन ऐसा होता है कि सावित्री को किनारा करके वो अपनी शादी बिन्नी से कर लेता है, अर्थात बिन्नी मनोज से शादी कर लेती है। दोनों की शादी हो गई है, रहने लगे हैं, फिर भी पीड़ा है। तो उस पीड़ा को देखकर बिन्नी वापस अपने घर आ जाती है, अर्थात वो शादी की खुशियों से भी वंचित है। वो मनोज के साथ रहते हुए भी एक अलगाव सा पीड़ित होती है, अलगाव सा महसूस करती है, अलग अलग महसूस करती है। और जब सावित्री उसकी माँ से पूछती है तो वो स्पष्ट करती है कि बिन्नी के विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी स्थिति नाटक की मूल समस्या का उद्घाटन करने में बहुत सहायक है। वह अपने परिवार की स्थिति को, अपने परिवार के संवादों को एवं व्यवहारों को स्पष्ट करती है। अपने माता पिता के आपसी संबंधों के खोखलेपन और पारिवारिक परिवेश की कटुता को स्पष्ट करते हुए वह पुरुष, 5 पुरुष है, इसमें चौथा पुरुष है जुनेजा। वो जुनेजा को, जो उसके पिताजी के अभिन्न मित्र हैं, सारी कहानी बताती है। और क्या कहती है वो जुनेजा को कि अंकल, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या होता रहा है। डैडी के चीखते हुए
ममा के कपड़े तार तार कर देना। अर्थात कहने का मतलब पापा जी पिताजी इतना परेशान है कि वो मम्मी को इतना पीड़ित करते हैं, मतलब सावित्री देवी को इतना पीड़ित करते हैं कि उनके कपड़े को तार तार कर देते हैं, उनके मुंह में पट्टी बांध देते हैं और बंद कमरे में खींच कर ले जाते हैं और यहाँ तक कि घुसल खाने में ले जाकर कमोड पर पटक देते हैं। और इतनी बात बताते ही वो सिहर जाती है। आखिर बेटी है ना, और बेटी माँ की पीड़ा अपनी आंखों से देखे। आप लोग बताइए ऐसी कौन सी बेटी होगी जो इस तरह अपनी माँ को पीड़ित होकर देखते हुए और वो सहन कर लगी। शायद वो सहन नहीं कर पा रही है और वो सिहर जाती है और वो अंत में कहती है कि पिताजी अंकल मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य इस घर में मैंने देखे हैं। बिन्नी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आज हम बिन्नी के चरित्र, पहले बिन्नी का एक सिवरा पड़ा है, बिन्नी के चरित्र के विषय में बात करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है वो आवारा और हताश युवती है। बिन्नी के चरित्र में अपनी माँ की भांति आवारापन दिखाई देता है। वह आवारापन शायद उसके अंदर अपने माता पिता की हरकतों को देखकर उपजा है। वह अपने माँ के प्रेमियों को प्रत्यक्ष रूप से आता जाता देखती है। एक दिन क्या हुआ, संभवतः अपने घर में आने वाले मनोज नामक युवक से, जो उसकी माँ का प्रेमी है, वह भी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। और हुआ क्या, जब मनोज की तरफ आकर्षित हुई तो एक दिन उसने अपने परिवार वालों में किसी को भी नहीं बताया और मनोज से भागकर शादी कर लेती है। एक नया घर बसाती है, एक नया परिंदा बसाती है। लेकिन ईश्वर का कहर देखिए, वो घर तो बसा लेती है किंतु वो खुश नहीं रह पाती है, क्योंकि एक व्यक्ति से आजीवन संबंध बनाना उसने अपनी माँ से सीखा ही नहीं था। उसकी माँ ने 5-5 पुरुषों से संबंध बनाए हैं, वही खून तो बच्चे में दौड़ रहा है। इसलिए बिन्नी भी किसी एक से साथ संबंध बनाकर ठहर नहीं सकती है। जब उसकी माँ कई व्यक्तियों से संबंध रखती है तो वो ब्लड जो उसका भाग रहा था, तो वो अपने पति मनोज को छोड़कर वापिस अपने पिता के घर आ जाती है। इस प्रकार उसके चरित्र में एक आवारापन दिखाई देता है और एक हताशा भी है, क्योंकि आवारापन के साथ साथ जब वो वापिस घर आती है और घर आने के बाद घर का पुनः वही माहौल देखती है तो वो हताश हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बिन्नी के चरित्र चित्रण की सबसे पहली विशेषता है आवारा एवं हताश युवती। दूसरी विशेषता क्या है बिन्नी की, आपको समझ में आ गया, आवारा भी है और हताश भी हो चुकी है। दूसरी विशेषता है पारिवारिक यंत्रणाओं से पीड़ित। परिवार में जो यातनाएं दी जाती हैं उनसे बिन्नी पूर्णतः पीड़ित है। हम देखते हैं कैसी यातनाएं उसको दी जाती हैं। बिन्नी अपने परिवार में बड़े लाड़ प्यार से पली और बड़ी हुई है, लेकिन वह अनुशासनहीन है और अनुशासनहीन के साथ साथ चरित्रहीन है। उसका परिवार भी अनुशासनहीन है
और परिवार के लोग भी चरित्रहीन हैं। जब परिवार ही ऐसा होगा तो बिन्नी को संस्कार कहाँ से मिल पाएंगे? बिन्नी को संस्कार नहीं मिले। बिन्नी ने विघटनशील परिवार के साथ विघटन को प्रत्यक्ष रूप से झेला है। पिता महेंद्र नाथ के रूप में वो कभी दब्बूपन देखती है तो कभी कभी पिता का रूप माँ के प्रति राक्षस के रूप में भी देखती है। कभी कभी पिता को भोलापन के रूप में भी देखती है। और सावित्री की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उसको अर्थात बिन्नी को आवारापन की शिक्षा देती है। अपने घर को वो चिड़ियाघर मानती है। चिड़ियाघर समझते हो? परिंदा परिंदा तो फिर भी कभी कभी उड़ लेता, लेकिन जब जो चिड़ियाघर होते हैं, अपने जयपुर आदि में देखा होगा चिड़ियाघर बने हैं, जब देखने जाओगे तो बहुत सारी सुंदर रंग बिरंगी चिड़ियाँ जो हैं उस पिंजड़े में बंद हैं और वो निकल नहीं सकती हैं। उसी प्रकार से वो अपने घर को चिड़ियाघर मान रही है। वह अपने घर के दम घोटू और भयावह वातावरण के, भयानक वातावरण है, दम घुटने वाला वातावरण है उसके घर का। तो वो जो भी अपने मन की पीड़ा है वो सारी की सारी पीड़ा जाकर अंकल महेंद्र सिंह के मित्र जुनेजा यानी अंकल से जाकर अपनी पीड़ा सामने रखती है। क्या कहती है जुनेजा से? अंकल, इतना ही नहीं, घर में उसके छोटे भाई अशोक और छोटी बहन किन्नी भी उसका सम्मान नहीं करते हैं। किसको बता रही है? जुनेजा को। छोटे भाई बहन भी हमारा सम्मान नहीं कहते हैं। प्रेमी मनोज के संग भागकर मैंने नया घर बसाया था, फिर भी पारिवारिक यातनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती है। उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं है। वो मनोज को छोड़कर वापस उसी घर में आ गई है, उसी विषाक्त वातावरण में आ गई है और आने के लिए मजबूर भी है। वो क्या कहती है कि इस घर से कुछ ऐसी चीज या हवा ले गई है जो उसे सहज रहने नहीं देती। वो जुनेजा को अपनी पीड़ा बता रही है कि इस घर को ऐसी नज़र लग गई है, इस घर को ऐसी हवा लग गई है, इस घर को ऐसे टोटका लग गया है जो हम लोगों को सहज जीवन जीने नहीं देती है। तो वो पारिवारिक यातनाओं से भी पीड़ित है बिन्नी। और जब तक पारिवारिक यातनाओं से कोई भी विद्यार्थी या कोई भी महिला, या आज मध्यम वर्ग की हम कहानी देखें, मध्यम वर्ग में बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो परिवार में यातनाओं से पीड़ित हैं। उन्हें परिवार से निकलना पड़ेगा, उन्हें परिवार को समझना पड़ेगा, तभी वो यातनाओं से निकल सकती हैं। बिन्नी की जैसी कहानी आज वर्तमान में बहुत सारे मध्यम परिवारों में है, लेकिन बेटियां झेल रही हैं, उसको बिखराव नहीं बना रही हैं। आगे अपन चलते हैं। तीसरा पॉइंट है बिखराव भरा व्यक्तित्व। बिखराव भरा व्यक्तित्व, बिखर गया है बिन्नी का जीवन। पारिवारिक विघटन और अजनबीपन, कुंठा एवं लगाव बोध ने बिन्नी के व्यक्तित्व को कुचल कर रख दिया है। कौन कौन से कारण हैं? पारिवारिक विघटन, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पूरा परिवार जो है वो विघटन हो गया, मतलब टूट गया है। विघटन का मतलब टूट गया है पूरा परिवार। सब एक दूसरे को अजनबी की नजरों से देख रहे हैं। वो कुंठित भी है, अलगाव भी हो चुका है। इधर माता पिता भी प्यार नहीं करते हैं, वात्सल्य नहीं देते हैं, उधर भाई बहन भी वात्सल्य नहीं दे रहे हैं, और उधर मनोज से भी उसको घर बसाने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। तो इस बोध ने बिन्नी के व्यक्तित्व को कुचल कर रख दिया है। संपूर्ण नाटक में उसके चेहरे पर अवसाद
और उतावलापन झलकता है। वह कभी युवाओं की तरह चंचल होकर मनोज के साथ घर से भाग जाती है और कभी प्राणों की तरह अपने परिवार को शिक्षा देती है, सांत्वना देती है। देखिए कितनी विडंबना है इसकी स्थिति में कि कभी कभी वो क्या करती है, उतावलापन के कारण जो नए युवक होते हैं ना, किशोर अवस्था के लोग, अभी उसकी उम्र भी तो 20 ही वर्ष है, तो वो कभी कभी मनोज के साथ भाग जाती है कि हम तो अपना घर बसाएं, फिर पलट के आती है कि नहीं, प्राणों की तरह वो अपने बाप बसाती है, अपना घर बसाने का प्रयास करती है, अपने परिवार को शिक्षाप्रद सांत्वना देती है। अपने इस बिखराव को दूर करने और मुक्ति पाने के लिए बिन्नी कभी मनोज से लड़ जाती है, कभी उससे दूर रहना चाहती है, कभी उसके विरुद्ध नौकरी कर लेना चाहती है। उसके मन में बहुत सारे गुबार हैं, कभी गुबार फट नहीं पाता है। कभी कभी वो अपनी माँ से भी इस बिखराव में स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि माँ, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि इस पॉइंट से देखें तो बिन्नी का जो बिखराव है उसका व्यक्तित्व पूरा अधूरा है, अधूरा व्यक्तित्व है। पर मनुष्य से सच्चा प्यार करके भी उसके साथ अजनबीपन का महसूस करती है। उसके मन में सदैव अशांति बनी रहती है और अशांति ही मूल दुख का कारण है। आपने समझा बिन्नी की कहानी को। आज मध्यम परिवार की भी यही कहानी है, हर संसार के मध्यम परिवार में यही कहानी है। बेटियां सोचती तो है कि हम दोनों परिवार को लेके चलें, और बेटियों का झुकाव पीहर की तरफ भी बहुत होता है। वो चाहती भी हैं कि हमारा पूरा, चाहे बेटियों के यहाँ करोड़ों की जायदाद हो, ससुराल में बहुत खुशहाल हो, लेकिन यदि उन्हें पीहर की पीड़ा थोड़ी सी भी दिखाई होती है तो वो बिखर जाती हैं, वो टूट जाती हैं। वो कोशिश करती हैं कि हमारा परिवार संभल जाए। हमारा आज यही कहानी से बिन्नी की है, तो उसका व्यक्तित्व जो है वो बिखरा हुआ व्यक्तित्व है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक रिश्तों में संवेदनशीलता। बिन्नी के चरित्र का सबसे अच्छा पक्ष है, उज्जवल पक्ष कह सकते हैं, वह है पारिवारिक रिश्तों में संवेदनशीलता। वह अपने माता पिता, भाई बहन, पति मनोज से गहन रूप से जुड़ी हुई है। माता पिता के घर में जो तनाव बना हुआ है उसे बार बार वो खलता है। वह उसका घर में दम घुट रहा है। वातावरण से वो भागना चाहती है। घरेलू जो वातावरण है, घरेलू जो संस्कार है, उससे वो बहुत दूर रहना चाहती है। फिर भी अपने परिवार के सभी सदस्यों से उसका बहुत लगाव है। बिन्नी खुद भी चाहती है कि हम परिवार से दूर रहें, हम परिवार के साथ न रहें। कभी उसे लग रहा है कि हम मनोज के साथ रहें, कभी लगता है कि परिवार के साथ लगें। बिन्नी के दाम्पत्य जीवन में भी तनावपूर्ण स्थिति है, फिर भी अपने माता पिता का तनाव कम करना चाहती है। वह अपने माँ की सहेली जैसी बनकर उसको तनाव कम करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं माँ बेटी का रिश्ता नहीं रखूं, मैं अपनी माँ के साथ एक सहेली का रिश्ता रखूं, माँ को भी समझाऊं कि माँ ये गलत है, लेकिन कौन सुनने वाला है, कोई उसकी सुनता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि पारिवारिक रिश्तों में भी बहुत अधिक संवेदनशीलता है। वो क्या कहती है, बार बार क्या कह रही है वो, कि माँ तुम तो आदी हो चुकी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने में। कैसी बातें? पिता जो गाली करते हैं, गलौज देते हैं, मारते हैं। माँ तुम तो आदी हो गई हो, कब तक सुनती रहोगी, कब तक सहन करती रहोगी? एक तुम ही तो हो जो काम करती हो, घर चलाती हो, और उसके बाद तुम इतनी यातनाएं भी सहती हो। एक तरफ उसका माँ के प्रति भी संवेदनशील है, दूसरी तरफ पिता के प्रति भी उसकी सहानुभूति है। वो कहती है कि मेरे पिता निकम्मे जरूर हैं, लेकिन मेरे पिता आवारा नहीं हैं, मेरे पिता चरित्रहीन नहीं है। दूसरी तरफ
वो अपने पिता से भी सहानुभूति रखती है, अपने भाई बहनों को भी ममता की शिक्षा देती है, परंतु उसकी विडंबना है कि वह अपने परिवार को तनाव और घुटन से मुक्ति दिलाना चाहती है, भरसक प्रयास कर रही है, परंतु उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। वो बहुत भूमिका निभा रही है, बड़ी बहन होने के नाते पूरी भूमिका अदा करती है। वस्तुतः उसकी एक मूल ने उसकी संघर्ष को जड़ बना दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि पारिवारिक परिस्थितियों ने बिन्नी जैसी सुरक्षित युवती को चंचल हृदय, आवारा, कुंठित एवं बिखर व्यक्तित्व का स्वामी बना दिया है। एक सुशिक्षित युवती है, लेकिन पारिवारिक स्थितियों ने उसको क्या बना दिया है? चंचल प्रवृत्ति का बना दिया है, आवारा बना दिया है, कुंठित बना दिया है, बिखर व्यक्तित्व का स्वामी बना दिया है। पारिवारिक यंत्रणाओं से, जो पारिवारिक यातनाएं उसे दी गई है, वो उससे पूरी तरह टूट चुकी है, पूरी तरह से बिखर चुकी है, पूरी तरह से वो अपने जीवन में एक अधूरापन देख रही है। परंतु इस बिखरे व्यक्तित्व में भी पारिवारिक रिश्तों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अपने आप टूटकर अपने परिवार को बचाए रखने की कोशिश करना उसके चरित्र का उज्जवल पक्ष है। वो बार बार चाहती है कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरा भाई भी छोटी मोटी नौकरी करे, मेरे भाई का भी घर बसे, मेरी छोटी बहन जो है वो भी आवारा हो चुकी है, मेरी छोटी बहन है जो अश्लील पिक्चरें देखती है, पढ़ना नहीं चाहती है। ये सारे घर के माहौल को देखकर वो सभी को समझाने का प्रयास कर रही है, सभी को ममता रूपी, सभी छोटे भाई बहनों को ममतामयी आवाज से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य कि उसकी मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि वो पारिवारिक रिश्तों में संवेदनशीलता रखती है, लेकिन परिवार बिखर गया है, परिवार टूट गया है, अब परिवार जोड़ने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि बिन्नी ने बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी बन गई। इस परिवार की स्थिति जो है वो मोहन राकेश जी ने इसका नाटक का नाम ही आधा अधूरा रखा है। बहुत ही सोच समझ के उन्होंने नाटक लिखा होगा, और जितने भी पात्र लिखे सबकी अपनी अपनी बड़ी विशेष महत्ता है। यहाँ बिन्नी की भी विशेष महत्ता बताई है कि उसने आधे अधूरे परिवार में वो किस तरीके से बिखर चुकी है, किस तरीके से वो परिवार में रिश्ते बनाए रखना चाहती है, वो किस तरीके से अपने पति से भी संवेदनशील होना चाहती है, लेकिन जब पति के पास जाती है पीहर की याद आती है, पीहर में रहती है, ससुराल की याद आती है। एक उसके जीवन में बहुत बड़ी विडंबना बन गई है, और इस विडंबना से वो छुटकारा पाना चाहती है, परंतु घर का परिवेश उसको छुटकारा दिलाना नहीं चाहता है। ये आधे अधूरे नाटक में बिन्नी का चरित्र चित्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के कथोपकथन की विशेषताएं। जो नाटक है इसमें जो कथोपकथन है उसकी क्या विशेषता है? कथोपकथन नाटक का महत्वपूर्ण तत्व, कथोपकथन वाला तत्व किसी भी नाटक का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जो कथोपकथन है, वस्तुतः हम ये भी कह सकते हैं कि वो नाटक रूपी शरीर की मांस मज्जा है। इनके द्वारा नाटक के जो अस्थि पंजर में प्राणवत्ता आती है, कथोपकथन के द्वारा पात्रों के चरित्र का निरूपण होता है। उनके द्वारा नाटक की कथा वस्तु को गति प्राप्त होती है तथा प्रेक्षक एवं पाठक को उन घटनाओं की सूचना प्राप्त होती है जो रंगमंच पर घटित नहीं होती है। कथोपकथन वस्तुतः
पात्रों को अपनी तथा नाटककार को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करता है। कथोपकथन की ये विशेषता होती है कि पात्र अपनी बात रखेगा और नाटककार अपनी बात करेगा। जैसे मोहन राकेश जी ने नाटक लिखा है, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो सारे पात्रों का चुनाव किया है, प्रत्येक पात्र जो इसमें चुने गए हैं वो अपनी बात रखते हैं, तो दोनों को अपनी अपनी बात रखने का अवसर प्रदान होता है। स्वाभाविक रूप से चुन चुटकीले कथोपकथन को सम्मान देते हैं, रस प्रदान कर देते हैं और प्रेक्षक कुछ समय के लिए यह भूल जाता है कि वह यथार्थ जीवन का लस ले रहा है अथवा जीवन की अनकमित मात्र का प्रेक्षण कर रहा है। मतलब जो पात्र है, जब वो अपने पात्र को प्रदान करते हैं तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक्चुअल में वो रस ले रहे हैं नाटक का, या नाटक के पात्र हैं, कुछ समय के लिए उनको रसानुभूति हो रही है। सारांश यह है कि कथोपकथन अथवा कथोपकथन में जो रस है वो स्पष्ट प्रदान होते हैं। अच्छे या सफल कथोपकथन के संवादों के गुण अभिव्यक्ति यही है कि कथन की प्रणालियों की क्या गणना है, मानव मन की क्या आपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी स्वतंत्र चिंताधारा को करता है, किंतु फिर भी काव्य शास्त्रियों के मत अनुसार किसी भी नाटक में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है जो इसको अभिव्यक्त करते हैं। कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? सबसे पहला इन्होंने लिखा कि कथोपकथन छोटे छोटे हों तथा उनमें वार्तालाप स्वाभाविकता से। दूसरा है वो भावा व्यंजक हो। तीसरा है वो चुस्त और चुटीले हो और वाग्वेदपूर्ण हो, मनोवैज्ञानिक भी हो, चरित्र चित्रण में सहायक भी हो, कथा वस्तु के विकास में सहायक हो, देश काल का निरूपण करते हो, वो रसमय हो। तो अपन एक एक विशेषताओं पर विचार करेंगे कि कथोपकथन के उपर्युक्त प्रकारों में लक्षण और विशेषताओं के आधार पर अनेक भेद और प्रभेद किए गए हैं। इनमें कौन कौन से भेद हैं? सबसे पहले पात्रानुकूल कथोपकथन, मनोवैज्ञानिक कथोपकथन, चरित्र विधायक कथोपकथन। मतलब कथा को गति प्रदान यदि करनी है, नाटक को यदि कोई गति प्रदान करनी है तो उसमें कथोपकथन कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा चरित्र के अनुसार, देश काल के अनुसार, व्यंग्य विरोधक, देश और काल, कौन सा देश है और कौन सा काल है उसके अनुसार चरित्र चित्रण होना चाहिए। कौन सी भावा व्यक्ति है उसके अनुसार चरित्र चित्रण होना चाहिए। चरित्र चित्रण व्यंग और विनोद परक, जो पात्र लिए हैं और जो पात्र अपनी अनुभूति दिखा रहे हैं उनमें व्यंगात्मक चरित्र भी होना चाहिए और विनोद परक, हास्य परक भी होना चाहिए। कथोपकथन तथा नाटकीय कथोपकथन, नाटक की सुरीलापन भी उसमें होना चाहिए, नाटक का चुटीलापन भी उसमें होना चाहिए और हर बात की बातचीत करने का जो लहजा है नाटक के अंतर्गत, इस कथोपकथन के अंतर्गत उसमें स्वाभाविकता, ऐसा नहीं झटकना चाहिए कि ये पूरा झूठी परिंदा पर टिका हुआ है, नहीं, उसमें एक स्वाभाविकता होना चाहिए उस नाटक में, उसमें एक संकेतशीलता होना चाहिए, एक ऊपर से श्रेष्ठ और सफल संवाद होना चाहिए। कथोपकथन की ये सब चीज़ें यदि है तो वो कथोपकथन की सफलता पर निर्भर करती है। आधे अधूरे नाटक के कथोपकथन में हमें उपयुक्त जितने भी हमने अभी बताए हैं कथोपकथन, वो सब उपलब्ध होते हैं, वो अपेक्षित विशेषताओं से, गुणों से युक्त हैं। जहाँ कहीं भी
कथोपकथन अधिक लंबे हो गए हैं, वहाँ मनोवैज्ञानिक शैली पर पात्र के व्यक्तित्व का उद्घाटन करते हैं, साहित्यिक समरसता से युक्त हैं। ना तो वो व्याख्यान बन पाए गए हैं, मतलब जो भी कथोपकथन बताए गए हैं, ना ही वो नीरस हैं, ना ही उसमें बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। इसी कारण से जो पाठक है या जो प्रेक्षक है वो क्या क्या नहीं बन पा रहा है, क्या नहीं बन पा रहा, बताइए आप लोग। जो पाठक और प्रेक्षावादक है वो कड़वा नहीं बन पा रहा है। वस्तुतः जो परिचायक है कथोपकथन, उसका पुरुष जो है एक महेंद्र नाथ के शौक कथन से शुरू होता है। पुरुष एक रंगमंच पर आकर अपने मन के अंतर्द्वंद को प्रकट करता है और उसका अंतर्द्वंद नाटक के रूप में स्पष्ट हो जाता है। पुरुष का एक का कथन स्पष्ट करता है, यह नाटक मनोबल मनोविश्लेषण पर आधारित होता है और उनकी मूल स्वर क्या है, मनोवैज्ञानिक है। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है। उसका कारण है कि इसमें मैं हूँ, मेरे होने से सब कुछ निर्धारित है, अनिर्धारित है। पुरुष का एक आरंभिक कथन प्रायः वही कार्य करता है जो नाटक में सूत्रधार का वक्तृत्व या नांदी पाठ करता है। काव्य ग्रंथ में आपने देखा होगा मंगलाचरण का उपयोग होता है, उसी प्रकार नाटक में जो होता है वो नांदी पाठ करता है। इसमें नाटक में कथोपकथन का विशेष महत्वपूर्ण होता है, परंतु परिचायक कथोपकथन नाटकों में बहुत कम पाई जाती है। इसलिए कथोपकथन इस नाटक की दृष्टि से अपनी निजी विशेषता है। अब है इसमें दूसरा मनोवैज्ञानिक कथोपकथन। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिक कथोपकथन। इस नाटक के जितने भी पात्र हैं वो साइकोलॉजिक रूप से कुंठाग्रस्त है, उनके मन में भारी द्वंद्व बना हुआ है। प्रायः प्रत्येक पात्र अपने मन के घुटन और आशंकों को व्यक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी पात्र हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, आशंका व्यक्त करते हुए रह रहे हैं। रंगमंच पर आते ही पुरुष तथा एक स्त्री सावित्री अपने मत को उड़ेलते हुए दिखाई देती है। जैसी रंगमंच पर आ रही है तो वो स्त्री जो है वो अपने मन को उड़ेल रही है, और पुरुष जो चार यानी जुनेजा, पुरुष चार जो है जुनेजा अपने मित्र के घर में प्रवेश करते समय बच्चों से बड़ी ही साइकोलॉजिक रूप में बात कर रहा है। देखिए, जब जुनेजा महेंद्र सिंह का मित्र है इस नाटक में, और जो उसने मनोवैज्ञानिक कथोपकथन चल रहा है, तो कहाँ मनोवैज्ञानिक कथन होता है कि जब वो अंदर प्रवेश उसने किया है जुनेजा ने, तो वो बच्चों पर भी साइकोलॉजिक विचार डाल रहा है, बच्चों से भी बड़े मनोवैज्ञानिक पद्धति से पूछता है, उनका हृदय जीत लेता है। और पुरुष दो, और जो सावित्री है जब वो सिंघानिया के घर जाती है तो वो किससे बात करता है, जो देख लेता है कि गाड़ी में बैठकर सिंघानिया के घर सावित्री चली गई है, तो तुरंत महेंद्र जी के घर आते हैं जुनेजा जी और बच्चों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, साइकोलॉजिक रूप से बच्चों को भड़काने का भी प्रयास करते हैं। तो ये सब जो है वो मनोवैज्ञानिक कथोपकथन है। उधर वो स्त्री उसको घेरना चाहती है लड़के को नौकरी लगाने की बात में, वो भी साइकोलॉजिक लगा रही है। कौन, सावित्री। वो सिंघानिया को अपनी तरफ घेर रही है कि कैसे भी हो मेरे लड़के की नौकरी लग जाए। वह अवसर के ऊपर उपयुक्त भोलेपन का नाटक करने लगती है। इधर लड़के की नौकरी वाली बात भी बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से उड़ा देता है। इधर से सिंघानिया क्या करते हैं, बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से सारी बातों को ऊपर उड़ा देते हैं। उधर अशोक भी साइकोलॉजिक ढंग से क्या कहता है कि मुझे किसी से दबकर नौकरी नहीं करना है। तो अब ऐसी स्थिति जब बन गई है तो वहाँ क्या होता है, हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी जी में सारी बातें होने लगती है, और वो बातें कुछ भी है, यूनियन का एक झगड़ा शुरू हो जाता है। एक पुरुष एक लड़की से उसके दाम्पत्य जीवन के बारे में जानकारी चाहता है। अब वहाँ जुनेजा क्या चाह रहा है, बिन्नी से उसके दाम्पत्य जीवन में क्या चल रहा है ये भी जानना चाहता है। तो ये भी बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से प्राप्त हुआ है। अगर हम नाटक के अंत में देखें तो जुनेजा और सावित्री का जो वार्तालाप चल रहा है, यदि हम नाटक के अंत में देखें, ये मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है, तो यदि हम नाटक के अंत में देखें
तो जुनेजा और सावित्री के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है वह एक स्वयं विश्लेषण का एक अध्याय है। उसमें जो मन की गुत्थियां हैं, जो मनोवैज्ञानिक पद्धति से वो जो शैली उलझ गई है, उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं इसलिए कि आज वह अपने बिल्कुल बेसहारा समझता है। कौन? महेंद्र सिंह। उसके मन में एक विश्वास बिठा दिया गया है कि उसने सब कुछ होने पर भी उसकी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई उपाय नहीं है। मतलब जुनेजा ने सावित्री के मन में भी ये बिठा दिया है कि तुम्हारा पति निकम्मा है, तुम क्यों पति को चाहती हो। और उधर महेंद्र सिंह को भी समझा दिया है कि तुम्हारी स्त्री चारित्रहीन है, यहाँ वहाँ भागती है, तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो। देखिए हर व्यक्ति को वो भड़काने का प्रयास करा है। किस ढंग से? साइकोलॉजिक ढंग से। तो ये स्थिति सिर्फ मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है वो महेंद्र नाथ के घर की नहीं है, वो सावित्री के घर की नहीं है। ये कथन हम एक मध्यम परिवार पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, हाँ जी, दूसरा पॉइंट है वाग वेदपूर्ण। स्त्री सावित्री की अपनी बड़ी लड़की बिन्नी से उसके दाम्पत्य जीवन की वास्तविक स्थिति निकलवाना चाहती है और बिन्नी भी बड़ी चतुरता पूर्वक ऐसा उत्तर देती है कि वह बिना कुछ कहे सब कुछ कह डालती है। इन दोनों की बातों में न्यायोचित कला एवं वाग्वेद के दर्शन होते हैं। वह बड़ी लड़की की बजाय सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। बड़ी लड़की जो है मैं शायद समझा भी नहीं सकती, किसी दूसरे को समझाने से क्या होगा। इधर जुनेजा और सावित्री का वातावरण जो घात प्रतिघात तथा वाग्वेद को आघात करती है। स्त्री अपनी कलाई खोलती देख, यानी सावित्री जी अपनी जो कुकर्म है, कलाई यानी कुकर्म जो है वो खोलते देख वह चाहती है कि जुनेजा उसके प्रति और सावित्री के पुराने प्रेम की चर्चा ना करे, और जुनेजा चाहते हैं कि मैं उसकी बखियां उधेड़ दी जाए, क्योंकि सावित्री भी अब हद के बाहर होती जा रही है। पहले जुनेजा और सावित्री में प्रेम था, तो सावित्री ये चाहती है कि मेरे पुराने प्रेम की कोई चर्चा नहीं हो, और जुनेजा ये चाहता है कि मैं इनके पुराने प्रेमों की चर्चा को इखेड़ दिया जाए। इसमें जुनेजा बार बार ये प्रयास कर रहा है। स्त्री के पास बहुत पैसा था, लेकिन दबदबा था उसका अपना इन लोगों के बीच। फिर भी महेंद्र नाथ ने जुनेजा के साथ रहकर सारे बिजनेस को समाप्त कर दिया है, और जब बिजनेस को समाप्त किया है तो ये स्थिति बनती चली जा रही है। तीसरा पॉइंट है चरित्र विधायक कथोपकथन। इस नाटक में अधिकांश कथोपकथन चरित्र विधायक है। क्या है? चरित्र विधायक कथोपकथन। इस नाटक में जो है अधिकांश कथोपकथन चरित्र विधायक है। चरित्र का उद्घाटन करते हैं। स्वागत कथन स्वयं पात्र के व्यक्ति को उभार कर प्रेक्षक या पाठक के सामने रख देता है। नाटक के शुरू होते ही पुरुष एक यानी महेंद्र सिंह और सावित्री में वार्तालाप स्पष्ट दिखाई देता है। पुरुष लड़ाई में हार गया है, वो दब्बू बन गया है, निकम्मा हो गया है। सावित्री के स्वभाव में कर्कशपन आ गया है। वह किसी दफ्तर में काम करती है तथा अपनी मौजूदा स्थिति से असंतुष्ट रहती है, और यह भी पता लग जाता है कि जुनेजा की दोस्ती के कारण महेंद्र सिंह का सारा धन नष्ट हो चुका है। बड़ी लड़की और स्त्री सावित्री के बीच में भी जो वार्तालाप विदित होता है कि मनोज एक स्वस्थ, खुश दिल और स्वस्थ युवक था,
संपन्न युग था जिससे बिन्नी ने विवाह किया है, परंतु उन बीच दोनों के बीच में भी असमंजस है। नाटक के उत्तरार्ध में अगर हम देखें तो जुनेजा और स्त्री के जो बाण होते हैं वे बड़े संवाद घिनौने रूप में दिखाई दे रहे हैं, जुनेजा और सावित्री के संबंध। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी इसमें चरित्र हैं, लगभग मनोज का नाम भी बहुत बड़ा था लेकिन वो भी बोरा गया, वह भी एकदम से बोरा गया। पापा का इतना नाम था, अशोक भी वहाँ बोरा गया है। आदमी तुम्हारी लड़की को रातों रात घर में नहीं रख सकता, मतलब पूरा परिवार कैसा हो गया है, अशिक्षित दिखाई दे रहा है। शिक्षित होने के बाद भी पूरा परिवार जो है वो अशिक्षित दिखाई दे रहा है। मनोज भी टूट चुका है, वहाँ अशोक बेटा भी टूट चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कथा को गति प्रदान करने के लिए कथोपकथन। इस नाटक में अनेक कथोपकथन है जो कथा को या नाटक की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इन्हें सुनकर पढ़कर हम ओम सूत्र को संभालने लगते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखें तो जुनेजा का कथन सावित्री के वर्तमान और विगत जीवन को कड़ियों को पूरी तरह से मिला देता है। इन संवादों के द्वारा स्पष्ट होता है कि सावित्री को जुनेजा फूटी आंख नहीं सुहाता है और महेंद्र सिंह सावित्री के कारण अर्ध विक्षिप्त से हो गए हैं। सावित्री फूटी आंखों देखने को नहीं सुहा रही, किसको? जुनेजा को। नेक्स्ट है व्यंग विनोद। नाटक के समस्त पात्र जितने भी हैं अपने मन में घुटन कुड़न लिए हुए हैं। वे परस्पर ना तो खुलकर बात करते हैं, न अपने हृदय की बात एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। वह बात पीछे कटाक्ष और व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। अगर उदाहरण के रूप में हम दे लें तो महेंद्र और जुनेजा का नाम आते ही सावित्री एक व्यंग्यात्मक कथन करती है कि तुम्हारा जो विनाश किया है या परिवार का जो विनाश किया है वो तुम्हारे दोस्त ने किया है। लड़के अशोक के साथ भी सावित्री का जो संवाद होता है उसमें भी एक तीर दो शिकार होते हैं। लड़के के प्रति व्यंग और अपने पति के प्रति कटाक्ष दिखाई देता है। जिंदगी में कुछ भी हो, कुछ करना धरना है तो बाप की तरह, किससे कह रही है सावित्री? अशोक से बार बार व्यंग कर रही है कि आपको यदि जिंदगी में कुछ करना है तो अपने बाप की तरह करो। मतलब एक व्यंग्यात्मक है, क्योंकि इसका अशोक के पिताजी जो है वो निकम्मे हैं, तो वो बार बार कमेंट्स देती है, एक तीर से दो कमान चला रही है। लड़का जो है वो भी कमांड देता है, अशोक भी अपनी माँ को कमेंट्स देता है, व्यंग्यात्मक बात में बात करता है। वो क्या कहता है? सिंघानिया की भाषा को सरकारी हिंदी कहता है। वो कहता है सरकारी हिंदी शब्द हमारे अफसरों के हिंदी विरोध के तीखा व्यंग्य। मतलब वो कहता है कि सरकार ने करोड़ रुपए खर्च करके जिस हिंदी का निर्माण किया है वह जनता से दूर सर्वथा एक अस्वाभाविक भाषा है। उसका कहना है कि जिस तरीके से तुम मेरे और पिताजी के बीच में व्यंग्यात्मक बात करते हो, उसी तरह से अशोक सावित्री और सिंघानिया के बीच में भी व्यंग्यात्मक बात करता है। और विनोदपूर्ण कथन केवल एक ही है कि वह भी भोंडे विनोद का उदाहरण है। लड़का अशोक सिंघानिया के बारे में जब हल्की बातें करता है कि वह चुकंदर है, वह आदमी है, वह घिनौना है, वो किन्नर है, आदि आदि। तो यह क्या बना रहा? लड़का एक आदि मानुष नहीं देख पाता और लपलपाती जीभ से वो कथन कर देता है। नेक्स्ट है सांकेतिक और भावाव्यंजक कथोपकथन। सांकेतिक और भावाव्यंजक कथोपकथन। इस नाटक में जितने भी पक्ष हैं, पात्र हैं, वे अपने मनोभावों की व्यंजना करने में अपने चरित्र के प्रति संकेत करते हैं। पुरुष अपने आरंभिक कथन के द्वारा ये संकेत देता है कि उसके मन में एक प्रकार की छटपटाहट के लिए वो जीवित है। उसका भविष्य जो है
वो सर्वथा अनिश्चित है। सिंघानिया के चले जाने के पश्चात लड़का अशोक और स्त्री सावित्री के बीच मध्य जो संवाद चलता है वह बहुत ही भावाव्यंजक और सांकेतिक है। उनके द्वारा हमारे सामने लड़के का विद्रोह स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चा बेटा कहता है माँ से कि माँ, वह तुम्हारा बॉस न होता तो मैं कौन पकड़ के उसके घर से बाहर निकाल देता। और फिर उसकी नकल उतारता है और उसके 5 सेकंड आदमी की आंखों से देखता रहेगा, फिर ओंठों के दाहिने कोने से जरा सा धीरे से पूछेगा, आप क्या सोचते हैं? फिर मुस्कुरा देता है, फिर उसकी नकल उतारता है। किसकी? अशोक। किसकी उतार रहा है? सिंघानिया की। कहने का मतलब है वह बार बार इस तरीके की बातें करता है और बीच बीच में संकेत देता है अशोक कम पढ़ा लिखा है, नौकरी में रुचि नहीं रखता है, फिर भी वह माँ नौकरी लगाने का प्रयास करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वातानुकूलन कथोपकथन। वातानुकूलन कथोपकथन क्या है? इस नाटक के कथोपकथनों की भाषा जो है, जो भाषा शैली की बात चल रही है वो कैसी है? सर्वथा पात्र की स्थिति के अनुरूप है। कथोपकथन की जो भाषा है वो पात्र की स्थिति के अनुरूप है। इस नाटक के जो समस्त पात्र हैं वो मध्यम वर्गीय पात्र हैं, सभी शिक्षित पात्र हैं, सबकी अंग्रेजी, अरबी, फारसी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, हिंदुस्तानी भाषा का भी प्रयोग है। उनकी शैली ऐसी है कि ऐसा लगता है जैसे कान में बाण पड़ रहे हों। बाण जो है वो कानों को छेदते निकल रहे हों। मन की घुटन जो है, मन की जो झल्लाहट है, मन की जो बेचैनी है, मन की जो कुंठा है, मन की जो छटपटाहट है, वो एकदम रूप से स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो स्त्री सावित्री घर में ही घुसते कहना शुरू कर देती है कि घर में कोई नहीं है, किन्नी होगी कहीं। कोई भी घर में आता है तो एकदम झल्ला के कहती घर में कोई नहीं है, मुझे नहीं पता बिन्नी का है, किन्नी भी कहीं होगी, जरा शर्म नहीं है, रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं। अशोक ये कमाई करते रहते हैं दिन भर। एलिजाबेथ टेलर आड़े हेवन सलमेलंग इन उनकी जिंदगी काट रहे हैं। मतलब कोई है एक एलिजाबेथ टेलर हेलन, उनसे वो घुला हुआ है शो। तो वो कहता है, वो सावित्री बार बार व्यंग्यात्मक रूप में कह रही है कि इनकी ज़िंदगी, अशोक की ज़िंदगी वो ही काट देंगे। तस्वीरों के साथ ही खेलते रहते हैं। सुना है, प्रेक्षक समझ जाता है गृहस्वामिनी तथा पति, पुत्र, पुत्री सबके कारण परेशानी का अनुभव करती है। साथ ही शर्म का उच्चारण शर्म करने के कारण वह अपने आप को अर्थ शिक्षित का भी संकेत देती है। पुरुष के इस कथन में उसकी जो खींच है वो स्पष्टता अभिव्यक्ति होती है। जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। कौन कह रहा है? सावित्री। मतलब घर के जितने भी लोग हैं वो सावित्री से बदतमीजी से पेश होते। तो हर वक्त की जो धुतकार है, हर वक्त का जो कोच है, बस यही कमाई कमाई कमाई। इतने सालों से जो सारे के सारे परिवार के लोग उसको कमेंट्स देते हैं, व्यंग्यात्मक बात करते हैं। इस कथन द्वारा दो ही बातें स्पष्ट हो रही हैं कि घर में कोई पुरुष एक इज्जत भी नहीं करता है अथवा वह इस समय कुछ भी नहीं करता। मतलब कहने का मतलब है कि घर का कोई भी पुरुष उसकी इज्जत नहीं करता है। नेक्स्ट है छोटे छोटे स्वाभाविक कथन। इस नाटक के अधिकांश जो पात्र हैं वो छोटे छोटे और स्वाभाविक है। अधिकांश जो पात्र हैं उनमें स्वाभाविक वार्तालाप का आनंद आता है। एक उदाहरण से अगर हम इसको समझे, छोटे छोटे कथनों को, तो समझ सकते हैं। कैसे समझे अपन? कैसे वाक्य को पूरा करते हैं? वाक्य को पूरा करने के लिए
दूसरा पात्र भी अपनी बात शुरू कर देता है। जैसे देख, स्त्री कहती है तो फिर, तो लड़का कहता तो फिर क्या? स्त्री, तो फिर क्या मर्जी है तेरी? लड़का, किस चीज को लेकर? स्त्री, अपने आप को। लड़का, मुझे क्या हुआ? इस प्रकार पुरुष दो यानी अशोक तथा इस प्रकार अशोक का स्वाभाविक संवाद चल रहा है, और वो स्वाभाविक संवाद देखते ही बनता है। किससे चल रहा है उसका? अपनी माँ से, सावित्री से। पुरुष बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? मतलब वो पूछ रही है माँ, बीएससी पास है अशोक को, कौन सा डिवीजन है? इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंटों से लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा तैयार हो जाता है, जो आपस में स्पष्ट दिखाई देता है, या स्पष्ट है कि पुरुष जो हैं वो आपस में एक दूसरे को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, और स्त्री भी एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है संयत कथोपकथन। संयत कथोपकथन का क्या मतलब होता है? स्त्री प्रायः अपने वार्तालाप में असंगत रहती है, लड़की भी दिखाई देती है, परंतु गंभीर अवसरों पर वह संपत हो जाती है। ये संयत कथोपकथन या व्यक्तित्व के उस पक्ष का परिचय देते हैं जो प्रायः हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। वो बहन बिन्नी से कहता है कि बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने आप को बेगाना महसूस हूँ यहाँ, और महसूस कर रही हूँ तेरे जाने के बाद। नाटक के अगर समापन के अवसर पर पिता महेंद्रनाथ को जुनेजा के घर लाता है और महेंद्रपाल फिसल पड़ते हैं, लड़के का पितृ स्नेह उभर कर बाहर आ जाता है। यह अत्यंत संयत स्वर कहलाता है। कहने का मतलब कि नाटक के जो अंत है उसमें हम देखते हैं कि महेंद्रनाथ जो हैं वो एकदम नीचे गिर गए हैं। मतलब नीचे गिरने का मतलब अपने आप को एक दब्बू जैसा महसूस करने लगे हैं, और जब दब्बू जैसा महसूस कर रहे हैं तो बड़े जो बेटा है अशोक, उसका जो मन है वो किसकी तरफ चला गया है? अपने पिता की तरफ उसका मन झुक गया है, और पिता की वो सेवा करने के लिए भी तत्पर हो गया है। अपने भाई बहनों को भी समझा रहा है कि पिता हमारे घर की अमूल्य धरोहर है, मैं पिता का सम्मान करना चाहिए। कुल मिला के अशोक का झुकाव है वो अपने पिता की तरह है। नेक्स्ट पॉइंट है लंबे कथोपकथन। हाँ, इसमें लंबे कथोपकथन का मतलब है कि पुरुष एक तथा स्त्री सावित्री के स्वागत कथन जो है बहुत लंबे हैं। वो मतलब महेंद्रनाथ जी के और सावित्री ने जो कथोपकथन इसमें नाटक में बोले हैं बहुत लंबे लंबे हैं। उनकी संख्या नगण्य है, पर वे बहुत अधिक बड़े भी नहीं हैं, लंबे हैं। जुनेजा की जो वार्तालाप सावित्री से करता है वो भी बहुत लंबे लंबे कथन है। उनके चरित्र का उद्घाटन करता है वो भी लंबे लंबे कथन है। कुल मिलाकर जितने भी वार्तालाप इस नाटक में हुए हैं, वो जितने भी कथन इसमें हैं, बहुत लंबे लंबे कथन इसमें दिखाई देते हैं। और वहाँ एक जो कथन है वो आपस में एक कौतूहल उत्पन्न कर रहे हैं, आपस में एक चतुराई उत्पन्न कर रहे हैं। चतुराई के अलावा जुनेजा को निराश, जैसे जुनेजा है इसमें तो वो सबसे कथन करता है, परंतु वो निराश नहीं है। वो महेंद्र सिंह से भी कथोपकथन कर रहा है, वो बिन्नी से भी, अशोक से भी, सावित्री से, सभी से कथोपकथन कर रहा है। उसको ऊर्जल जवाब भी मिलते हैं, परंतु वो निराश नहीं होता है। अब लास्ट में हम देखते हैं उपसंहार। उपरिक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधे अधूरे नाटक में सब प्रकार के संवाद और उनका समायोजन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। कथोपकथन अत्यंत मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक है। उनके द्वारा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है तथा प्रत्येक पात्र की स्थिति, नाटक और जीवन के परिप्रेक्ष्य को स्थिर कर देते हैं। प्रायः समस्त पात्र एक ही वर्ग के हैं, एक सी भाषा बोलते हैं। स्वाभाविक सभी पात्र हिंदुस्तानी हैं। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग
भारतवर्ष के मध्यम परिवारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश काल तथा पात्र का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। जिन्हें हम अपेक्षाकृत लंबे कथोपकथन कहते हैं, उनकी अपेक्षा संख्या बहुत कम है। विशेषता यह है कि नवीन तथ्यों को इस प्रकार उद्घाटित किया गया है कि गुत्थियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाने का प्रयास किया गया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि नाटक के संवाद चुस्त है, चुटीला है, रसात्मक है और साथ ही साथ यह भी कहना है कि वो सर्वथा समीचीन है। नाटक को सफल बनाने में पूर्ण सहायक भी है, समीचीन है और संवादों की दृष्टि से आधा अधूरा नाटक एक सफल नाटक है। समझ गए? आधा अधूरा जो नाटक है एक सफल नाटक है। अर्थात कहने का तात्पर्य निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आधा अधूरा जो नाटक है वो पूर्णतः रसीला है, रसादनस में है। व्यंग्यात्मक वार्तालाप भी इस नाटक के अंतर्गत दिखाई देता है। सहानुभूति भी इस नाटक के अंदर दिखाई देती है। परस्पर प्रेम और वात्सल्य भी इस नाटक के अंदर दिखाई दिया है। परस्पर एक दूसरे के प्रति विरोधाभास भी इस नाटक के अंदर दिखाई दिया है। एक नाटक जो है, नाटककार मोहन राकेश जी ने इस नाटक को पूर्ण रूप से सफल बनाने का प्रयास किया है। नाटक के जितने भी संवाद हैं वो चुस्त और दुरुस्त हैं, सब चटकीले हैं, चुटकीले हैं और रसात्मक है। सभी ने इस नाटक के पात्र बनकर एक रसात्मक शैली में पूर्ण सहायक के रूप में कार्य किया है। यह कहना सर्वथा समीचीन है और ये कटु सत्य भी है कि आधा अधूरा जो नाटक है, इस नाटक में एक मध्यम परिवार की जो कहानी बताई गई है, वो नाटक आज वर्तमान के मध्यम परिवार को लेकर है। मोहन राकेश जी ने जब नाटक लिखा, उन्होंने आने वाले वर्तमान को लेकर यह नाटक लिखा कि वर्तमान में उच्च मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बीच क्या स्थिति हो गई है। मध्यम परिवार मेहनत करना नहीं चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, विलासतापूर्व जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश है, उसकी एक चॉइस है कि हम अपना जीवन एक उच्च वर्ग की तरह जिए, उच्च वर्ग की तरह हमारे जीवन में खुशहाल हो, हमारा परिवार पूरा खुशी पूर्वक रहे। दूसरी तरफ अगर वो मध्यम परिवार खुश रहना भी चाहता है तो बाहर के जो परिंदे हैं वो बार बार आकर, इनको परिंदे ही कह सकते हैं, जुनेजा जैसे हुए, सिंघानिया जैसे हुए, इनको हम परिंदा ही कहेंगे कि बागर के परंदर आकर और हमारे भीतरी घोंसलों को बार बार छेद करते हैं, बार बार टोकड़ मारते हैं, हमारे घरौंदे को तोड़ देते हैं, हमारा घरौंदा टूट जाता है और हम विश्वास किस पर करते हैं? बाहरी नौकरों पर, बाहरी परिंदों पर विश्वास न करके अपने घर के परिंदों पर विश्वास करते हैं।
अपने इर्द गिर्द जो हमारा परिवार है, हम उस पर शक की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये हमारे परिवार में भी हो रहा है। हम बाहर के लोगों पर ध्यान न करें, बाहरी लोगों पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जो हमारे आसपास लोग हैं हम उन्हें ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये वर्तमान परिवेश में हो रहा है। तो मोहन राकेश जी ने जो आधा अधूरा नाटक लिखा है वह एक बहुत ही सफल और यथार्थपूर्ण नाटक है। इस नाटक की पूरी प्रशंसा है।